जो हम लगातार कह रहे थे कि आपने जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद 2 दिन जहाज नहीं उड़े। आप गंभीरता से समझिएगा इस बात को। इस देश को कहां खड़ा कर दिया आपके मीडिया। 48 घंटे तक आपका एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हुआ। उसमें एक उनका अपना जो अपने इस्तेमाल के लिए होता है कि एक्सपोर्ट वर्जन होता है। जो मिसाइल इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ, वो चीन की एक्सपोर्ट वर्जन नहीं थी, वो चीन के अपने अपने युद्ध गोदाम से निकली हुई मिसाइल। यानी चीन निर्यात नहीं किया, अपना हथियार अपना गोदाम खोला, लो। तो राफेल वाला मामला कोई इतना छोटा मामला नहीं है। पूरे पश्चिम के होश उड़े हुए आशीष भाई, आप समझिए दसाल्ट का क्या हाल हो गया है। पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री, पूरी यूरोपियन जो ये इंडस्ट्री है, इसकी केवल हालत की कल्पना करिए आप। और अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बीच में रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखिए भारत पूरी दुनिया से हथियार खरीद रहा है दोस्तों। फ्रांस के राफेल थे, रशिया का S-400 था, यहाँ तक कि भारत के पास यहाँ कहा जा सकता है कि गोली भी नहीं बनती। 70 से 80% तो असला वो रूस से खरीदता है। सभी को पाकिस्तान ने पलट पलट कर दोस्तों मारा है। अगर भारत की ही जुबान में बोले तो वो कहते हैं चाइना ने पाकिस्तान को हथियार दिए, तो क्या भारत को हथियार दुनिया ने नहीं दिए? क्या रूस ने हथियार भारत को नहीं दिए? S-400 भारत को नहीं दिया गया? और दोस्तों पाकिस्तान तो अपने हथियारों से लड़ रहा था। पाकिस्तान तो J-17 थंडर ब्लॉक 3 अपने घर में बनाता है। J-17 थंडर हमारा 40 साल पुराना प्रोग्राम है, जिसे पाकिस्तान ने कामयाबी से मुकम्मल किया है। और पाकिस्तान के पास अपने हथियार थे। एक तरफ तो देखिए राफेल हथियार थे भारत के, जो बिल्कुल इनके अपने नहीं थे, उनका सोर्स कोड भी इनके पास अपना नहीं था। तो पाकिस्तान यहाँ से अपने हथियार दोस्तों यूज करके, जिनके पास पाकिस्तान की अपनी प्रोग्रामिंग है, हमने ठोक दिया है भारत को। हम अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हमारा यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है जो J-17 थंडर में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो भारत कह रहा था कि हमें सोर्स कोड ही नहीं मिला, जिसकी वजह से हार हुई है। और दोस्तों अब ये कहते हैं कि हमारे पास एक PL-15 तबाहशुदा पड़ा है, हम उसे भी डिकोड करेंगे। तो चाइना वाले इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आप तो अभी तक राफेल का कोड नहीं हासिल कर पाए, उसे नहीं डिकोड कर पाए, तो आप एक ऐसे मिसाइल को कैसे डिकोड कर पाएंगे जो आपको तबाह करने आया था। तो दोस्तों इनकी दुर्गत बनी हुई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने एक साथ ही पूरी यूरोप को भी ठोक दिया है, और दोस्तों साथ में रूस और भारत को भी ठोक दिया है। इसलिए पूरा दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है, और हारे हुए की कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए भारत की कोई इज्जत नहीं है। चीन को भी सबक सिखाना है। और गोदी मीडिया ने भी चलाया था कि अब चीन हो जाएगा बर्बाद, घुटनों पे आएगा जिनपिंग। याद होगा 3 दिन से सब लोग लिस्ट बना रहे हैं, हमारे घर में भी कई लोग लिस्ट बना रहे हैं, हमारे पड़ोस में भी बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, विश्व गुरु निर्माण का आपने ये कर दिया। संकट अब आगे क्या होगा, इसमें डिटेल ये है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट जो एक मैग्नेट होता है, जिसका इस्तेमाल मोटर, स्टीयरिंग से लेके ब्रेक, वाइपर, ऑडियो सिस्टम सब में होता है, उसकी शिपमेंट रुकी हुई है। और दुनिया भर में टेंशन है, लेकिन दुनिया भर की टेंशन छोड़ो, हम अपनी टेंशन तो कम से कम पहले समझ पाए, अपनी टेंशन समझें। इसके बगैर, इस मैग्नेट के बगैर कोई भी कार आप ये मान लो कि सड़क पे नहीं उतर सकती है। ये है नियोडीमियम आयरन बोरान। इसके बगैर कोई भी कार, कोई भी ऑटो सेक्टर का कोई फाइनल प्रोडक्ट सड़क पे दौड़ नहीं सकता। उसके निर्यात पर ये बैन लगाता दिख रहा है। तमाम शिपमेंट इसके बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। ये अमेरिका को उत्तर देने के लिए, उस पर प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत के लिए संकट पैदा कर रहा है। हटा दीजिए, ये दोनों बातें हैं। इसके अलावा तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि टर्की, हम इस बात को चर्चा में लाना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में इस समय सिंदूर बहुत लोगों के लहू में बहने लगा है। पिछले सप्ताह भर से तो खून बहने की वजह सब सिंदूर बहने लगा सब में। तो टर्की को उस सिंदूर की तपिश से झुलसा देंगे। टर्की का और सेल्वी का डील कैंसिल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। टर्की ने पाकिस्तान को खुलकर साथ दिया है, इसमें कोई दो राय। लेकिन मैं देश से, आप लोगों से, दर्शकों से सवाल पूछता हूं, भारत का दुश्मन नंबर 1 कौन? टर्की है या चीन? इवन पाकिस्तान को भी शामिल कीजिए तो भी दुश्मन नंबर 1 को। अभी एक यूएस की जो आई है, सीक्रेट रिपोर्ट आई है, उसने भी कहा है कि चीन हमारा दुश्मन नंबर, मतलब भारत का दुश्मन नंबर 1 है चीन। मुलायम सिंह यादव, मुझे लगता है इतने रक्षा मंत्री हुए, लेकिन एक रक्षा मंत्री ने खुल करके सदन में बोला था कि हमारे देश के लिए अगर वाकई बड़ा दुश्मन कोई है जिससे हमें खतरा, भारत के CDS ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज जो औद्योगिक उत्पादन था चाइना का,
उसके आप गुलाम बन गए। और मुसीबत क्या है कि चीन अब भारत को नीचा दिखाने के लिए एक नए पैतरा खेल रहा है, उसको नहीं समझ रहा कोई। देखिए सरकार की तो औकात नहीं है चीन का नाम ले दे पूरी जिम्मेदारी के। जो उसने नया खेल शुरू किया है उस दलालत के बारे में सोचिएगा वो क्या कर रहे हैं। राफेल को आप ऐसे ही लॉक कर देंगे एयर टू एयर में, इतना आसान है? मजाक समझ रहे हैं आप इस बात को? ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर कोई और देश होता सैंक्शंस लगा देता, और आप मुंह छुपाते फिर रहे। कल यूक्रेन ने बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया रशिया के 5 एयरबेसेस के ऊपर। कितना यूक्रेन है? टिड्डी सा यूक्रेन। उनके 30-40 जहाज उन्होंने उड़ा दिए, और सारे हाई एंड जहाज। रशिया ने स्वीकार किया कि नहीं हमारे 5 बेसेस पे हमला हुआ है? रशिया ने ये कहा कि नहीं कि हमारे यहाँ नुकसान हुआ है? कौन देश नहीं कहता भाई? जिसके यहाँ होता है वो नुकसान उसको स्वीकार करता है। आप 10 तारीख को आपके यहाँ हुआ था, आज 2 जून है, आपके मुंह से निकल नहीं रहा चीन का नाम। आपके नाम मुंह से ये निकल रहा है कि हमारा क्या नुकसान हो गया। इसमें क्या चोरी है? हमारा नुकसान हुआ है, स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। और चाइना ने जो कुछ किया है उसका जिक्र कीजिए आप। आज हालत ये है आशीष भाई, जो चाइना ने जो ये नई व्यूहरचना रची है ना कि आपके मैग्नेट बंद कर देंगे, ऑटोमोबाइल बंद, आपका पानी बंद कर देंगे, आपकी सांस बंद। इसके अलावा जो चाइना को मजबूत करने का बात है, इसकी एक लाइन में आप अगर इसको समाप्त करेंगे ना, एक लाइन में, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े की बात नहीं। आज की तारीख में चाइना के पास जो आपने जिस तरीके से अपनी जुबान बंद कर ली है चीन को लेकर के, और जयशंकर ने बताया था कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं उनसे पंगा कैसे लूं, 5 गुना बड़ी इकोनॉमी। देश को एक नए किस्म के आर्थिक और सामरिक संकट में धकेल दिया है, और सरकार क्या कर रही है? रैली और रोड शो में। आप क्यों नहीं लेते चाइना का नाम? व्हाई डोंट यू कॉल इट्स नेम? क्या रोक रहा है आपको? आपने जितने भी जगह गए, आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के उस पे सेना के ऑपरेशन पे, सब चीजों पे, आपने कभी गैलवान का भी नाम लिया है क्या आज तक पिछले 5 साल में? गैलवान में भी तो हुआ था, तब तो कोई नाम नहीं लिया, तब तो कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, और फिर 3 दर्जन बार उनसे बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक भी और स्ट्रेटेजी की, आर्मी की भी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बेसिकली आशीष भाई, इस देश की जनता की आंखों पर चश्मा चढ़ा, और उस चश्मे को उतारने का काम इस देश के मीडिया का था। मीडिया को कीर्तन मंडली में लगा दिया। हकीकत ये है, एक तरफ आपने जब ये कहा था कि 2020 के अंदर एफडीआई अगर चाइना से आएगी तो हम ये रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, ये निगरानी रखेंगे। उसकी कितनी निगरानी हुई, नहीं हुई, छोड़ दीजिए। आज चाइना क्यों एफडीआई लाना चाह रहा है आपके यहाँ? क्योंकि वो डायरेक्ट यूएस को और यूरोपियन यूनियन को नहीं कर सकता, तो वो आपको एक मीडिएटर बना रहा है। आपके भले के लिए नहीं आ रहा है, वो अपने धंधे के लिए आ रहा है। और आप उन पर कंडीशंस लगाने की बजाय, उनको औकात दिखाने की बजाय, आप उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो। अब कैबिनेट सेक्रेटरी रिव्यू करेंगे सारी चीजों का। क्यों करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी? वो तो आपका पानी तक बंद। भाई चाइना और हमारी आज की तारीख में तो कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है ना किसी भी तरीके। रह करके चाइना क्या कहता है? पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, पाकिस्तान को $3 बिलियन की देंगे, पाकिस्तान को सारे हथियार देंगे। व्हाट डज इट मीन? देते रहिए आप, भारत का पानी बंद कर देंगे, उसके बाद भी आप उनकी एफडीआई को इन्वाइट कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? आपने देश की सॉवरेनिटी को कहां रख दिया है? ट्रंप आता है, ट्रंप कह देता है कि मैंने टैरिफ वार के नाम पर युद्ध रुकवा दिया। चाइना आता है, कहता हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, उसके बाद आप रिएक्ट भी नहीं करते। आप कहां खड़े हैं? किस चीज के विश्वगुरु हैं आप? कौन से बाहुबली हैं आप? आज फिर ट्रंप ने वो जो उनका एंड्रूज बेस, उस पर फिर कह दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान दोबारा उस दिशा में जाएंगे तो मैं उन दोनों का वो बंद कर दूंगा व्यापार। आज फिर कह दिया, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा सुनो, कि अगर दोबारा से झगड़े करने की कोशिश करेंगे तो मैं दोनों से व्यापार नहीं करूंगा। वो पूरी दुनिया का सरपंच व्यापार को लेकर बना हुआ है। हम कुछ बोल ही नहीं रहे। चाइना जो मर्जी आए हमें बोल रहा है, हम उसके लिए रेड कारपेट बिछाते जा रहे हैं। विरोध के नाम पर टर्की मिल गया आपको। क्या इस देश को क्यों कहां ले जाना चाह रहे हैं आप? इस पूरे देश की जनता को आपने मूर्ख समझ लिया क्या? 90% को जस्टिस काटजू ने क्या कहा कि इस देश की 90% जनता मूर्ख की जा चुकी है। लेकिन मैं कह रहा हूं जो 10% उसको तो बचा लो कम से कम। तो सवाल जवाब तो होते रहेंगे कि वो 10 को भी वहीं पहुंचाओगे। 90 में तो कोई शक नहीं है, कर दिया काम। और उन 90 को भी उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम भी पारंपरिक तौर पर मेरा और आपका ही, मीडिया का ही काम। वो भी हम कोशिश करें कि भाई उनको बाहर निकाल पाए। सरकार जिस तरीके से रैलियों के जरिए जो ये सब कुछ करती घूम रही है, उसके अलावा भी कोई काम है क्या? राजनाथ सिंह क्यों नहीं बताते? रक्षा मंत्री हैं भाई, बताएं कि कितने जहाज गिरे। सीडीएस को क्यों जरूरत पड़ी? जो गृह मंत्री हैं वो क्यों? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि सबको जहन्नुम में पहुंचा दिए। आज 2 तारीख है, 42 दिन हो गए। कौन सा आतंकवादी पकड़ा गया पहलगाम को? बता दीजिए मुझे। गृह मंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? क्या है? क्यों देश को फुसला रहे? क्यों देश को अननेसेसरी नैरेटिव्स में घुमा रहे? सीधी एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में बात कि ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी फॉल्ट लाइन्स है। जो हम लगातार कह रहे थे कि आपने जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद 2 दिन जहाज नहीं उड़े। आप गंभीरता से समझिएगा इस बात को। इस देश को कहां खड़ा कर दिया आपके मीडिया। 48 घंटे तक आपका एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न नहीं हुआ। क्यों? और आपका डॉग मीडिया क्या कर रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने हमारा। देखिए, सेना, थल सेना ने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। जो कुछ कर रही थी एयरफोर्स कर रही थी। एयरफोर्स ने जहाज नहीं उड़ाए 2 दिन। और आप टीवी पे क्या बकवास चला रहे थे 48 घंटे तक? सोचा आपने कभी? केवल इस सवाल को सोचिए। ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट आपने उठाया कि
अब तो सीडीएस ने बोला कि 2 दिन 7 तारीख के बाद 2 दिन हम रेक्टिफाई कर रहे थे और फिर अपने आगे की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई रेक्टिफाई करके उसी 2 दिन में इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, रावलपिंडी सब पर कब्जा कर लिया था। वो कौन गए थे इन सबका तो नाम भी नहीं लेने लायक है, हालांकि नाम लेकर के एंकर बोल दे, लेकिन ये कहाँ गए थे, ये कब्जा, ये नक्शा सामने लेकर के घेर रहे थे, कट कर रहे थे। जैसे फिल्मों में आता है वो विलन होता है, 10 टारगेट निपटाता जाता है कि फोटो कट करता है इसके से लाल कलर से गोला बना बना के, वो कर रहे थे सर। और पुतिन की आपने कहा ना, पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया। पुतिन ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि पुतिन को रोड शो नहीं करना था। एग्जैक्टली पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध तो बहुत लंबा चला है, लेकिन यूक्रेन का 25% करीब 20-22% हिस्सा इस समय रसिया के कब्जे में, उसके कई महत्वपूर्ण शहर रसिया के कब्जे में है। इसीलिए जब सीज फायर की बात ट्रंप कर रहे थे तो जेलेंस्की ने कहा था कि पहले यथास्थिति फिर करना होगा, जो हमारा इलाका है वो वापस करना होगा रसिया, जो हमारा इलाका जिस पर कब्जा कर रखा। जेलेंस्की सीज फायर पर एडवांस, ऐसा थोड़ा जेलेंस्की को लड़ने का, छोटा देश होकर के लड़ने का शौक है। वो आदमी कह रहा था कि जो एरिया चीन के कब्जे में, रसिया के कब्जे में गया वो वापस कर दे, सब कुछ एज इट इज हो जाए, फिर सीज फायर हो। रसिया कहता नहीं, जहां पर हम पहुंच चुके हैं वो सब अब हमारा हो। तो रसिया, अगर पुतिन को रोड शो करना होता तो पुतिन का 24 घंटा सोने टाइम नहीं मिलता। आज ये बड़ी कामयाबी मिली है यूक्रेन को, जो 40 जो है जेट रद्द हो किए, तबाही किए हैं। उसके पहले रसिया ने कितनी तबाही मचाई। हर बम के बाद अगर रोड शो करना होता पुतिन को तो आदमी गाड़ी बैठ के हाथ ही हिलाते उसका एक हाथ गल गया होता अब तक। तो ये बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको बताऊं कहां किस दिशा में जा रहे हैं। और एक बात और, एक मीडिया रिपोर्ट में आज चीन की बात आई है, जो मिसाइलें बनती हैं, एक्सपोर्ट करने वाले जो भी हथियार, रक्षा उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं बड़े पैमाने पे, वो चाहे मिसाइल हो चाहे जेट्स हो, उसमें एक उनका अपना जो अपने इस्तेमाल के लिए होता है कि एक्सपोर्ट वर्जन होता है। जो मिसाइल इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ, वो चीन की एक्सपोर्ट वर्जन नहीं थी, वो चीन के अपने युद्ध गोदाम से निकली हुई मिसाइल। Yes. यानी चीन निर्यात नहीं किया, अपना हथियार अपना गोदाम खोला, लो चलो। They were testing it. See, they were testing it in the real time war scenario. रियल टाइम वार सिनेरियो। आमतौर पे इस तरह की चीजें ना, देखिए क्या होता है, आप एक करते हैं टेस्टिंग जो होती है किसी भी चीज की, वो आइडियल कंडीशंस में होती है, आपकी कंडीशंस होती है। जब वार टाइम होता है तो वार टाइम की कंडीशंस आशीष भाई ऑल टुगेदर व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है और सामने हो रही है। तो उसकी टेस्टिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, आर्मी की भाषा में अगर बात करेंगे, और ज्यादा प्रभावी एक तरीके से, और उसके ठीक से रिजल्ट भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो राफेल वाला मामला कोई इतना छोटा मामला नहीं है, पूरे पश्चिम के होश उड़े हुए आशीष भाई। आप समझिए दसाल्ट का क्या हाल हो गया है। पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री, पूरी यूरोपियन जो ये इंडस्ट्री है, इसकी केवल हालत की कल्पना करिए आप। और अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, बीच में रह गई थी, जबकि एक भी जहाज एयरबोर्न नहीं हो रहा, एयरक्राफ्ट। सेनाओं की ब्रीफिंग लगातार चल रही थी, जो भी एयर डिफेंस के जरिए जो भी कुछ। जब सेनाएं 2 दिन का ब्रेक लेती है, रणनीति बदलती है। और अंदर की बात यह है कि अगर शाम को उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उनकी ऑरेटरी ठीक नहीं है, और फिल्मों के अंदर, जो रैलियों के अंदर, रोड शो के अंदर डायलॉग कौन बोल रहा है? शोले फिल्म के, गोली के बदले गोला आएगा, वो मोदी जी बोल रहे हैं। सेनाओं की जो उपलब्धि थी, जो कंक्रीट उपलब्धि थी, लेकिन जो आपने सेनाओं की उपलब्धि पर राजनीति करी, उसको समाज कैसे स्वीकार कर रहा है? सवाल तो ये। आप तो समाज को मूर्ख बना रहे हैं ना। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ, मोदी जी कह रहे हैं, मैं राशि तो नहीं कह रहे, ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है, केवल रोका गया है, ये कह रहे हैं ना मोदी जी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन चुनावी तमाशा रुक गया क्या? चुनावी तमाशा तो जारी है, और चुनावी तमाशा तो सिंदूर रुकने के बाद शुरू किया है आपने। उल्टा है, सिंदूर रुका और चुनावी तमाशा शुरू किया आपने। देश की सुरक्षा के लिए तमाशे ज्यादा जरूरी थे या ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा जरूरी थे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या जरूरी था? सेना के 2 सर्वोच्च अधिकारी हमारी कमजोरियों की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं, एक राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। उसके बावजूद हमारा नेतृत्व चुनाव के अलावा कुछ देख ही नहीं पा। और दोषी कौन है? सेना। एयरफोर्स चीफ क्या कह रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट की समय पे डिलीवरी नहीं है, किसी प्रोजेक्ट की समय पे डिलीवरी नहीं है। रक्षा मंत्री वहीं बैठे, उन्होंने क्या कहा उसी कार्यक्रम में कि पीओ के हमारे पास चल के आने वाले। सोचिए आप, हमारे जो सीडीएस चीफ है, उन्होंने जाके सिंगापुर में जो कहा, उसमें क्या शब्द गलत है? मुझे कॉमा फुल स्टॉप बताइए। और भगत उनके पीछे पड़े हुए पिछले 48 घंटे। और जिस आदमी ने सीज फायर किया, जिसको ट्रंप 11 बार ये कह चुका है कि मैंने कराया, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। जिस चाइना ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया कि वो हमारे राफेल गिरा सके, जो हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर एडी और जो सैम मार सके, उसके लिए आप एफडीआई की नॉर्म्स को ईज कर रहे हैं। और देशभक्त भी आप ही हैं। और मैं सवाल पूछ रहा हूं तो राष्ट्र देशभक्त आप हैं, और मैं आपको आईना दिखा रहा हूं आशीष भाई कि आप ये हैं,
और आप कह रहे कि तू राष्ट्रद्रोही है, तू पाकिस्तानी है। आप केवल इस नैरेटिव को समझिए। चाइना के लिए आज की तारीख में FDI नॉर्म ईज करने का मतलब समझ, जो मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह कहा, उनके समय में तो निर्यात बढ़ा और उनका आयात घटा। फायदा आपने 3 गुना घाटा कर दिया, 3 गुना घाटा। $100 बिलियन के घाटे का मतलब समझ रहे हैं? 8.5 लाख करोड़ नुकसान, 8.5 लाख करोड़ आशीष भाई, 8.5 लाख करोड़। उसी पैसे से तो चाइना रिसर्च करता है, उसी पैसे से वो JF जहाज बढ़ाता है, उसी से मिसाइलें बढ़ाता है और उसी से भारत को पाकिस्तान के जरिए अटैक करवाता है। और आप राष्ट्रवादी हैं, आप चाइना के लिए FDI की नॉर्म को ईज कर, और भगत क्या कहते हैं कि इलाज कर दिया। वो इलाज किसका हो रहा है ये मैं दर्शकों, भक्तों के विरोधाभास पे मैं इतने कहूंगा, दरअसल CDS जनरल चौहान ने दो बहुत तगड़ा झटका दिया है भक्तों को, और ये भक्त इतने कंफ्यूज है, इनकी अपनी तो बुद्धि ही नहीं है। एक तो जनरल चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया था, ये कह के उन्होंने ये बात देश के सामने बता दी कि POK हमारा लक्ष्य था ही नहीं। पॉलिटिकली जो जिसको हल्ला किया जा रहा है वो POK टारगेट में नहीं था, लक्ष्य में नहीं था, ये झूठ फैलाया गया। एक तो वो क्लियर कर दिया। दूसरा, CDS चौहान को जो लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल पाते, ऑरेटर नहीं है, अरे साहब के सामने से कभी TP हटा लो तो उन्हीं से तुलना करोगे ना, देश के जो सबसे हुनरमंद उन्हीं से तुलना करोगे ना, TP हटा लो। दूसरी बात, अंग्रेजी की बात कितने बार, अरे कहीं अगल बगल चुल्लू भर पानी ढूंढो, वो हमारे फौज का सर्वोच्च अधिकारी है, सम्मान करना सीखो। और अंत में बस एक मिनट में मैं बता देता हूं थोड़ा और आप लोगों के लिए, सच्चाई के लिए, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है। मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर जो अभी हमारे इस साल में है 4.5 रही है। पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग के जो है ग्रोथ रेट वो 12.3%। मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही जो मोदी जी कहे थे कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इस्तेमाल करो, चीन की लिस्ट बनाओ। 12.5 मतलब 12.3% ग्रोथ से मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आ गया है 4.5 तक। जो चौथी तिमाही है उसमें 4.8 रहा 4.5 के बजाय। और पिछले साल था चाइना से वो केवल $7 बिलियन 2004। मोदी जी के मुंह से एक बार गैलवान के बाद नाम सुनाओ। इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, इसके पीछे कौन था? पाकिस्तान की ताकत कौन था? पाकिस्तान का पावर हाउस कौन था? चाइना। मोदी के नाम से मुंह सुना, मोदी के मुंह से नाम सुना आपने चाइना का? क्यों नहीं? क्योंकि भक्तों को पाकिस्तान के नाम पर वोट मिलता है, चाइना के नाम पर चोट मिलता है, कहने की हिम्मत नहीं पड़ती आप। इसलिए चाइना की FDI को इन्वाइट कीजिए और मौज कीजिए। भगत राजी।